Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. चाइनीज बहू। चाइनीज बहू हमारी याद तो है ना आपको? भूले तो नहीं ना? हाँ भाई, थोड़ी देर में ही सही, लेकिन चाइनीज बहू की कहानी आ ही गई। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंक ही मचा रखा है। अरे क्या हो गया? क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। हाँ माँ, पर ये देखना, लड़ाई झगड़े, ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है। अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन की हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में दोबारा लॉकडाउन लग गया है। माँ जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या है ना माँ, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे। सांगसू के भाई की शादी है। तो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगाकर नेक लगी? माँ जी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोले तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेग मिल जाएगा। हाँ, बहन है ना तो उसकी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझती, ये मेरे भाई का मजाक बनाते रहते। कितना सीधा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। नहीं नहीं बहू, सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े हैं माँ जी। हाँ, तो मेरे भाई की शादी है, मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू कहीं ना जा, हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना। ले बहू, तेरे भाई के लिए ये शॉल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। अरे सब कितने अच्छे हैं। मेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सच में बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं। कैसी बात कर रही है? ये तो हम लोगों के देश की खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं, बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही है आंटी जी? मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही हैं। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा देश है। मेरा भारत महान। वैसे भी लड़के की शादी जहाँ होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना। जीती रे बहू, सही बोल रही है। औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहाँ जैसे रखे वैसे ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू को चाइना जाना पड़ता है। वहाँ जाकर बहू का भाई कहता है, मेरे बहन आ गए, मेरे बहन आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो बहन नाराज हो जाएगी। थैंक्स बॉय, हिंदी मेरी भाषा है। अब मुझे उसी में बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। ओ बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसू का पति, वो तो बेचारा चाइना के ससुराल के आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुँच गए ना कुशल मंगल? हाँ माँ, लेकिन सांगसू पता नहीं कहाँ है। वो तो अंदर गई है, तब से बाहर आई ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहा है? तो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है? अरे दामाद है तू वहाँ का, उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसू आती है। आप अभी तक तैयार नहीं हुए और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देते। कमरा? कौन सा कमरा?
अरे कैसी बात कर रही हो? जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ। बहू को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई और माँ आ जाते हैं। और सांशु, अंदर खाना लग गया है। पहले ये बताओ कि मेरे पति को किसी ने खाना या पानी क्यों नहीं पूछा? वो भारत से ससुराल पहली बार आया है, वो भी मेरे कहने पर। उनकी इज्जत क्यों नहीं की? देख बेटी, तूने जबरदस्ती जिद में शादी की थी तो हम लोगों ने कर दी, लेकिन अब तुम ये सोचो, पूरी चाइना में मैं इस इंडियन को अपना दामाद बताऊं? सो सॉरी। हाँ संगसू, और तुम भी चुप रहना, नहीं तो वो लोग मेरी शादी तोड़ देंगे। ओह, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, मैं बाहर होटल में रह लेता हूँ। तुम वही करो जो ये लोग चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हो? शादी के बाद पति जैसा भी हो, जो भी हो, पति होता है। वैसे भी तुम्हारे पूरे परिवार ने, सबने बिना सोचे मेरा साथ दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार किया। मैं अपने देश में आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? ये हिंदी फिल्म का ड्रामा बंद करो, मैं अभी अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। चुपचाप अंदर चलो, नहीं तो ये शादी वादी यहीं खत्म करके इसे अकेले ही इंडिया जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो माँ? ये मेरे पति हैं। है नहीं था, हम लोगों ने यहाँ वकील को बुला लिया है, जिसके बाद अब तेरा तलाक करा के हम यहाँ के चाइनीज लड़के से तेरी शादी करा देंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो? हम तो यहाँ तुम्हारी शादी के लिए आए थे। नहीं नहीं, मैं सांगसू के बिना नहीं रह सकता हूँ। हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद से ही सारा माहौल खराब हो जाता है कि तभी एक लड़की आती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, सांगसू की शादी का मंडप परसों लग जाएगा। तब तक इसके पति को कमरे में बंद कर देते हैं। सभी सांगसू के पति का हाथ बांधकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। ये क्या कानूनी है? आप लोग मेरे पति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, ये साफ बात है। पहले मैं अपनी शादी करूं, फिर तेरी भी शादी करवा दूंगा। सब कुछ तय हो जाता है। भाई की शादी हो जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब सांगसू की शादी वो लोग जबरदस्ती करने के लिए उसे मंडप पर ले जाते हैं। ऐसा मत करो, ये मेरी बीवी है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी? शादी तो तेरा बाप भी करेगा। हो, मैं करूंगा शादी। प्लीज कोई मेरी शादी किसी अच्छा औरत से करवा दे। चुप, बिल्कुल चुप। फिर माँ सांगसू और उसके पति से कहती है, तुम लोगों का बच्चा मेरी कैद में है। अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। दोनों माँ का रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चे की खातिर दोनों शांत हो जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती है कि तभी सांगसू की सास पुलिस के साथ आ जाती है। माँ, ससुर माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ प्लीज हम लोगों को बचाकर वापस ले चलो। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। बेटी के बच्चे को मारने की धमकी तो कोई चुड़ैल ही दे सकती है। अरे तो ये चुड़ैल ही तो है। ये सही बोल रहे हैं, ये औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं है। तभी उन लोगों का बच्चा भी आकर सांगसू के गले लग जाता है। माँ, तू सही समय पर आ गई, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है? बेटा, ये चाइनीज लोग ना होते ही धोखेबाज हैं। इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तेरे फोन को हमेशा के लिए मेरे फोन से अटैच कर दिया था, जिससे तेरे आसपास होने वाली सारी बात मैं सुनती रहूं। उस दिन भी मेरी तेरी बात हो रही थी तो तेरा फोन ऑन था, मैं सब समझ गई थी। मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए माँ जी, इंडिया वापस चलते हैं। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी।
दुर्गा नदी के किनारे बसा एक गांव फूलपुर। गांव में कुछ 100-150 लोग रहते थे। अंजलि, जो कि पास ही के जिले में रहती थी और 12वीं पास कर चुकी थी, उसके पिताजी ने बेटी को जल्दी विदा करने के लिए उसकी शादी फूलपुर गांव के मुकेश से करवा दी थी। मुकेश कभी स्कूल नहीं गया था और इस कारण वो पढ़ा लिखा नहीं था और बाकी गांव वालों की हालत भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश के घर में उसके माता पिता भी रहते थे। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है। दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो। अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहां आ जाता है। सास कहती है, बेटा, लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की। देख लो, पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहां से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे? ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है?
अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले? क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस पूरा गांव अंजलि के लिए ताली बजाता है और अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है।